मैं चंद्रभूषण तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज मैं शास्त्रीय प्रथम वर्ष के छात्रों को नाट्य शास्त्र में नाटककार हर्षवर्धन के नाटकों के जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे तो हम जानते हैं कि नाटक साहित्य नाटक का प्राण और हृदय है, क्योंकि भर्तृहरि ने कहा है, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। अर्थात संगीत साहित्य कला से रहित व्यक्ति एक तुच्छ जीव के समान है। इसलिए मानव जीवन में, मानव धर्म में साहित्य संगीत का अवलोकन ज्ञान अत्यावश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि काव्य दो तरह के होते हैं, दृश्य श्रव्य। श्रव्य वो है जिसे श्रवण मात्र से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुनने से उसकी अनुभूति होती है। और दृश्य काव्य के अंतर्गत वैसे काव्य आते हैं जिसको देखने के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात नाटक आदि। नाटक आदि जो काव्य हैं उन्हें दृश्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। गत कक्षाओं में नाट्य शास्त्र के संबंधित, नाटककारों से संबंधित व्याख्यान हो चुके हैं। नाटक क्या है, नाटक क्यों उपयोगी है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में घटित घटनाओं को ही रंगमंच पर अभिनय किया जाता है और उसी अभिनय को नाटक की संज्ञा दी जाती है। नाटक को रूपक भी कहा जाता है। इसके कई तरह के भेद है, प्रहसन, ढंग इत्यादि। इन नाटकों के अतिरिक्त कुछ सहायक नाटक, उपनाटक भी है, जिसका चर्चा हमारे संस्कृत साहित्य के इतिहास में नाटक साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। आज के कक्षा में नाट्य साहित्य के अंतर्गत एक प्रमुख नाटककार है जिनका नाम है हर्ष या हर्षवर्धन। ऐसे कहा जाता है कि नाटककार हर्षवर्धन कनौज के राज दरबार से संबंध रखते हैं, अर्थात कनौज के राजा के वंशज है। अर्थात कनौज में इस नाटककार श्री हर्ष का प्रादुर्भाव था। क्योंकि श्री हर्ष या हर्षवर्धन राज्य से संबंधित नाटककार हैं तथा एक राजा के रूप में गिने देखे जाते हैं। राजाओं के जो चरित्र होते हैं उन चरित्रों को इस श्री हर्ष के अंतर्गत भी देखा जाता है। वैसे तो नाटक के लिए आवश्यक तत्व है
वस्तु विन्यास है, वे सभी इस नाटककार के नाटकों में देखने को मिलता है। नाटककार श्रीहर्ष की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। प्रथम है प्रियदर्शिका, जो नाटिका के अंतर्गत आता है। दूसरा नाटक जो है इनका नागानंद, और तीसरी जो प्रमुख नाटक है वो है रत्नावली। रत्नावली नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अलंकारिक नाटक है। नाटक साहित्य में श्रीहर्ष का एक अत्यंत विशेष स्थान है, क्योंकि राजसी व्यवस्थाओं से ये भली भांति परिचित है। अपने नाटक में आखेट, बिहार इत्यादि विषय वस्तुओं का जिक्र इन्होंने किया है। श्रीहर्ष के जो नाटक है उनमें प्रियदर्शिका देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह उनकी प्रारंभिक रचना है, अर्थात यह शुरू की रचना है, कि इस नाटिका में उनकी प्रौढ़ लेखनी दृष्टिगत नहीं हो पाती है। वैसे तो नाटककार श्रीहर्ष अपने नाटक ग्रंथों में कलम को स्वतंत्र कर चित्रों को चित्रित किया है, फिर भी यह जो प्रियदर्शिका नाटिका है उसमें 4 अंक की नाटिका है। इन नाटक में राशि ठाट बाट का पूर्ण व्याख्या किया गया है। वैसे तो हर्ष कनौज के राजा के प्रभाकर वर्धन के पुत्र और राजवर्धन के छोटे भाई है। कहा जाता है कि हर्ष के रचनाओं से ओतप्रोत होकर बाण भट्ट की काव्य कृतियां दृष्टिगत होती है, अर्थात हर्ष पूर्ववर्ती नाटककार है और बाण इनके पश्चातवर्ती। अतः बाण के काव्यों में इनके नाटकों का उल्लेख किया गया है। ऐसे तो बाण के संबंध में कहा जाता है कि बाणी बाणो बभुए थी, अर्थात स्वयं सरस्वती ने बाण के रूप में अवतरित हुई। दूसरी विशेषता है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात बाण ने संस्कृत साहित्य के सभी पहलुओं को, सभी दृश्यों को दर्शाया है। इनसे जो बच गया है, इनके वर्णों से जो रिक्त है, वो बाणोच्छिष्ट में बाण का जूठा ही कहा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाण के काव्यों में श्री हर्ष के काव्यों का उल्लेख है।
इनके नाटकों में राजवंश के ठाठ बाट, विधि व्यवस्था खूब देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य के अध्ययनोपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष के समय 7वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है, अर्थात 650 ईस्वी के आसपास श्री हर्षवर्धन के समय को विद्वानों ने तर्कों के आधार पर निर्धारित किया है। उस समय भारतीय राजागण विलासिता से ओतप्रोत थे। राजकार्यों को अनदेखी करके ये अपने राज सुख में ही लगे रहते थे। उसी समय इस नाटक की रचना की गई है, जो सामाजिक चित्रों को अद्वितीय ढंग से श्री हर्ष ने उपलब्ध कराया है, सब प्रस्तुत किया है। प्रियदर्शिका 4 अंकों की नाटिका है, अर्थात इसे नाटक में 4 अंक ही हैं। प्रथम अंक में कहा गया है कि राजा उद्यन और आरणिका जो नायिका है उसको यहाँ प्रियदर्शिका नाम दिया गया है। आरणिका का दूसरा नाम प्रियदर्शिका है। उन्हीं के प्रणयों की कथा इसमें दर्शाया गया है। कलिंग के राजा द्वारा पिता दृद्धवर्मा के पराजित होने पर राजकुमारी प्रियदर्शिका संयोगवश राजा उद्यन के महल में पहुंचती है और वहां उनकी अपनी बहन रानी वासवदत्ता की दासी के रूप में आरणिका नाम से रहती है। अर्थात यह जो प्रियदर्शिका है वो वासवदत्ता के दरबार में पहुंचती है और वहाँ एक दासी के रूप में, सेविका के रूप में उस वासवदत्ता के यहाँ कार्यरत हो जाती है। यह इस नाटक के प्रथम अंक की कथा वस्तु है। दूसरे अंक में क्रीडावन में भ्रमण से पीड़ित आरणिका की रक्षा राजा करता है। वहीं से दोनों का पूर्वाराग प्रारंभ होता है। अर्थात प्रियदर्शिका का जो नाम है आरणिका, वो क्रीडावन में जाती है और वहाँ भ्रमण इसे आक्रांत करते हैं और भ्रमों से बचने के लिए दूसरों की सहायता मांगती है। उसी सहायता के क्रम में राजा से संपर्क होता है और राजा उनकी रक्षा करता है। तीसरे अंक में वासवदत्ता की सखी सांकृत्यायनी उसके मनोरंजनार्थ उद्यन वासवदत्ता प्रेमाख्यान विश्वक एवं नाटक प्रस्तुत करती है। आरणिका के मनोरंजन के लिए तीसरे अंक में एक नाटक का अभिनय किया जाता है, जो तृतीय अंक में दर्शाया गया है। इस नाटिका के चतुर्थ अंक में जो कथा वस्तु है वो आरणिका जीवन से उदास एवं निराश होकर
बंती गृह में विश्राम कर लेती है। सूचना मिलते ही वासवदत्ता उसे विष उतारने की विद्या जानने वाले को राजा के द्वारा बुलाती है, उसका उपचार किया जाता है। वासवदत्ता को यह ज्ञात होता है कि यह अरणिका वास्तव में प्रियदर्शिका है, अर्थात वासवदत्ता के मौसी की लड़की है। इस प्रकार वासवदत्ता और अरणिका का परिचय होता है। इसे नाटिका की कथा वस्तु है। फिर दूसरे दिन श्रीहर्ष की जो नागानंद और रत्नावली है उसके विषय वस्तुओं की चर्चा की जाएगी।